रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा, आवाज़ बैठी बैठी सी है। तो इस समय जो जो लोग गर्मी में काम करते हैं और बाद में एसी में जाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इस समय मुझे भी ठंडा गर्म लग गया है, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आवाज़ बैठ चुकी है, सर्दी है, खांसी है, जिसम में पूरी तरीके से दर्द है। तो इन चीज़ों का ख्याल आप लोग रखिएगा, ताकि जिस तरीके की प्रॉब्लम्स मुझे हो गई उस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको ना हो पाए। और दोस्तों, आज की कहानी पे मैं आप लोगों को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले जो दुनिया में इस समय चल रहा है उसकी थोड़ी बहुत अपडेट भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। दरअसल इस समय ईरान और इजराइल के अंदर वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। और दोस्तों, अगर ये फुल फ्लेज वॉर होती है तो इससे दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ही बुरी तरीके से बढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो उस जिस रास्ते से ये जो कच्चे तेल की ट्रेड होती है वहाँ पर ईरान का नियंत्रण बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में अगर ये इलाका वॉर की चपेट में आता है तो जो ट्रेड होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सडनली इसी फ्राइडे को ईरान के ऊपर इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। और एयर स्ट्राइक जब हुई दोस्तों, तो इसमें लगभग 6 साइंटिस्ट मारे गए, जिसमें कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा थे, और सेना के बड़े बड़े अधिकारी भी मारे गए। इसमें 76 लोगों की मौत हुई। उसके बाद में ईरान ने अपने डिफेंड में इसराइल के ऊपर बमबार्ड चालू किया, मिसाइल्स दागी। तो अब दोनों देशों के अंदर जो माहौल है ये बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का हो चुका है। दोस्तों, इसराइल का ये कहना है कि ईरान जो है वो गुपचुप तरीके से अब परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि जो ईरान है, अगर वो न्यूक्लियर पावर हो जाता है तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर जैसे हालात हमेशा बने रहते हैं वो एकदम से सेटल हो जाएंगे, एकदम से ठंडे हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, दो न्यूक्लियर पावर कंट्रियां कभी भी आपस में जंग नहीं लड़ती, क्योंकि पूरी दुनिया जंग लड़ने नहीं देती। इसी तरीके से जैसे कि इसराइल जो है वो बताता नहीं है दुनिया को कि उसके पास में न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है या फिर नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा बताता है वो ये बताता है कि लगभग 90 से 110 परमाणु हथियार इसराइल के पास में है। वहीं अगर ईरान इसमें परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो फिर इसराइल मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से ये जो न्यूक्लियर वॉर एक तरीके से कहे, यानी कि न्यूक्लियर की वजह से ये जो वॉर जैसी स्थिति आई है, इससे दोनों देशों की जो आम जनता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और दोस्तों, ये बातें आप लोगों को बताने का मकसद यह था कि दुनिया के अंदर कहाँ कुछ क्या कुछ चल रहा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई खबरें भी आप लोग को बताऊं, तो आप लोग मुझे बताइएगा क्या मुझे अलग से चैनल बनाना चाहिए मिडिल ईस्ट और देश दुनिया की जो खबरें होती हैं उनको सुनाने के लिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को चैनल बनाकर उस पर अपडेट दूँ तो कैसा रहेगा, तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और दोस्तों, चलते हैं अब सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश का एक शहर ग्वालियर। और इसी ग्वालियर के अंतर्गत एक थाना आता है, गिरबाई थाना। और इसी गिरबाई थाने के अंतर्गत एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में लोकेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी अंजलि कुशवाहा, दोनों ही बड़े ही प्यार के साथ में एक दूसरे के साथ में रहा करते थे। लगभग 4 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। लोकेंद्र कुशवाहा, इसके परिवार में ज़्यादा पैसे नहीं थे, मेहनत मजदूरी का कामकाज किया करता था, लेकिन दोनों पति और पत्नी के बीच में बेहद ही प्यार था। दोनों बेहद ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। दोस्तों, लोकेंद्र कुशवाहा जो था, जो मेहनत मजदूरी कर कर जो पैसे कमाया करता था, वो पैसे लाकर अपनी पत्नी अंजलि कुशवाहा के हाथ में रख दिया करता था। और इसी से अंजलि कुशवाहा जो थी वो अपने परिवार को मैनेज कर रही थी, परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, खाने वाने का इंतज़ाम कर रही थी, और भी अगर कहीं जाना, रिश्तेदारी में जाना, कहीं शादी समारोह में जाना, ये सब कुछ उन्हीं पैसों से हो रहा था। यानी परिवार भले ही एक वेल सेटेड परिवार नहीं था, लेकिन इस परिवार की जो खुशियाँ थी ये वेल सेटेड खुशियाँ थी। लेकिन दोस्तों, सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 19 सितंबर साल 2024। इसी 19 सितंबर साल 2024 को लोकेंद्र कुशवाहा के पिता जो होते हैं वो लोकेंद्र कुशवाहा के घर पे आते हैं, वेल बजाते हैं। अब वेल तो होती नहीं है, वेल तो मैं एक तरीके से ऐसे बोल रहा हूँ जैसे दरवाजे पे आते हैं तो दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अब दस्तक देते हैं तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद में ये अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो गेट खुला होता है। अब अंदर पहुंचते हैं। अंदर जब पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो उनका बेटा लोकेंद्र कुशवाहा है ये बेहोशी के आलम में अपने ही बेड पर पड़ा हुआ है। घर के अंदर जो उसकी बहू अंजलि कुशवाहा थी वो मौजूद नहीं थी। लिहाजा लोकेंद्र कुशवाहा के पिता को ये लगता है कि हो सकता है कि बहू अंजलि गाँव में कहीं गई हो
और उसके बाद में लोकेंद्र कुशवाहा की तबीयत खराब हो गई हो, क्योंकि आजकल कब किसको हार्ट अटैक आ जाए कुछ नहीं पता। इसलिए लोकेंद्र कुशवाहा के जो पिता होते हैं तुरंत अपने बेटे लोकेंद्र कुशवाहा को लेकर सीधा हॉस्पिटल भागते हैं। वहाँ पर डॉक्टर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रीटमेंट किया जाए तो जिंदा इंसान का किया जाए। जब तक लोकेंद्र कुशवाहा को उनके पिता हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे, जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने शुरुआत में जो भी जांच वगैरह की, उसमें यही पता चला कि लोकेंद्र कुशवाहा की सांसें थम चुकी हैं और शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो लोकेंद्र कुशवाहा के पिता से यही कहते हैं कि अगर तुम थोड़ी देर पहले लिया थे तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था, क्योंकि अभी इनकी मौत किस वजह से हुई है, हार्ट अटैक की वजह से हुई है, किस वजह से हुई है, ये चीज़ें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही आएंगी। लिहाजा जो डेड बॉडी थी ये पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में भी समय लगता है। उसके बाद में डेड बॉडी परिवार वालों को दे दी जाती है। अब डेड बॉडी परिवार वालों को दे दी गई थी। परिवार वाले इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने की सभी तैयारियां कर रहे थे कि इसी बीच में इस डेड बॉडी के ऊपर जो लोकेंद्र कुशवाहा के चचेरा भाई होता है उसकी नज़र जाती है। दरअसल लोकेंद्र कुशवाहा की गर्दन पर एक अजीब तरीके का मार्क्स दिखाई पड़ रहा था, एक अजीब तरीके का निशान दिखाई पड़ रहा था। इससे उसे शक हुआ, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंची। चूंकि लाश का पोस्टमार्टम तो हो चुका था तो रिपोर्ट आने का इंतजार था, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट हो चुका था कि लोकेंद्र कुशवाहा की जो मौत हुई है ये नेचुरली इसकी मौत नहीं हुई है, बल्कि इसकी मौत के पीछे एक गहरी साजिश दिखाई पड़ती है। अब दोस्तों, पुलिस वाले ये तो नोटिस कर चुके थे। उसके बाद में परिवार वालों से कहते हैं कि तुम अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि अगर इसका अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो डेड बॉडी भी खराब होगी। अब वैसे अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ होता तो हम लोग पोस्टमार्टम कराते, लिहाजा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही इस पूरे केस के अंदर हम लोग छानबीन शुरू करेंगे। अब दोस्तों, इधर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बहुत ही वाज़े तरीके से ये खुलासा हो जाता है कि लोकेंद्र कुशवाहा की गला दबाकर हत्या की गई है। लेकिन गला इस तरीके से दबाया गया है कि शायद जिसकी वजह से गले पर ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे। अब उसके बाद में पुलिस वाले पूछताछ करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि लोकेंद्र कुशवाहा किसके साथ रहा करता था। तो जो लोकेंद्र कुशवाहा के पिता होते हैं वो कहते हैं कि लोकेंद्र के साथ में उसकी पत्नी अंजलि रहा करती थी, लेकिन कल सुबह से ही उसकी पत्नी जो है वो घर पे मौजूद नहीं है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि अंजलि कहाँ मिल सकती है। तो उसके बाद में लोकेंद्र कुशवाहा के पिता कहते हैं कि हो सकता है कि वो अपने घर चली गई हो। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या तुमने उसके घर पे इन्फॉर्म नहीं किया है? तो बोले हमने इन्फॉर्म कर दिया है और कुछ ही देर में, थोड़ी बहुत देर में लोकेंद्र कुशवाहा के ससुराल वाले पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच में पुलिस को डाउट होता है और पुलिस को कहीं ना कहीं लोकेंद्र कुशवाहा की पत्नी अंजलि की तलाश होती है, क्योंकि अंजलि अगर पुलिस को मिल जाएगी तो अंजलि सब कुछ सच सच बताएगी। लिहाजा पुलिस की जो एक टीम होती है अंजलि के मायके में पहुंचती है। अब जब वहां पहुंचती है तो वहां पर अंजलि मौजूद ही नहीं होती है। लिहाजा पुलिस जो थी वो अंजलि की तफ्तीश करती है कि आखिरकार ये कहाँ है और कहाँ हो सकती है। और दोस्तों, थोड़ी ही मशक्क़त के बाद में आखिरकार पुलिस जो थी वो अंजलि और उसके एक मौसेरे भाई नंदू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आ जाती है। पुलिस थाने लाने के बाद में अंजलि से पूछताछ की जाती है। अंजलि शुरुआत में पुलिस को हर तरीके से घुमाने की कोशिश कर रही थी, वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी, पुलिस को तरह तरीके की बातें बता रही थी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं पुलिस को अंजलि के ऊपर डाउट था। इसलिए पुलिस अंजलि से कहती है कि देखो, अगर तुम सब कुछ सच सच बताती हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और अगर हमने सख्ती दिखाई तो तुम बात को भी कबूलोगी और उसके बाद में तुम्हें सज़ा भी कड़ी मिलेगी। तो अगर तुम पुलिस का साथ दोगी तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत रियायत मिल जाए। अब जैसे ही ये बात पुलिस अंजलि से कहती है तो अंजलि भी कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं थी। लिहाजा अंजलि जो थी वो भी पुलिस के सामने टूट जाती है और टूटने के बाद में एक नाम और बताती है। वो नाम होता है गौरव कुशवाहा का। दरअसल अंजलि बताती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या की है और इसमें मेरा जो दोस्त है गौरव कुशवाहा वो मिला हुआ है। अब जैसे ही ये बात पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस जो थी गौरव कुशवाहा की तलाश करती है और आखिरकार जो गौरव कुशवाहा होता है ये भी पुलिस की गिरफ्त में आता है। उसके बाद में गौरव कुशवाहा, अंजलि कुशवाहा और जो अंजलि का मौसेरा भाई नंदू था, इन सब लोगों से पूछताछ की जाती है। तो नंदू का कुछ ज़्यादा बड़ा हाथ नहीं था, लेकिन जो अंजलि कुशवाहा थी और जो गौरव कुशवाहा था, इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते थे। इस तरीके का खुलासा पुलिस की पूछताछ में हुआ। इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। दरअसल अंजलि की शादी जब लोकेंद्र कुशवाहा के साथ में 4 साल पहले हुई थी तो दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे। लेकिन इसी बीच में जो गौरव कुशवाहा था ये लोकेंद्र का बहुत अच्छा दोस्त था और ये अक्सर लोकेंद्र के घर पे आया जाया करता था। अब कई बार ऐसा होता कि लोकेंद्र घर पे नहीं होता तो गौरव आ जाता। गौरव आता, अपनी भाभी अंजलि से हंसी मजाक करता और दोस्तों ये हंसी मजाक कब अवैध रिश्तों में, कब नाजायज़ ताल्लुकातों में बदल जाती है
किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। अंजलि और गौरव के बीच में नाजायज़ ताल्लुकात बन चुके थे। लोकेंद्र की गैर मौजूदगी में ये लोग एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। इन दोनों को एक दूसरे की आदत कुछ इस कदर लग चुकी थी कि जब कभी भी इन्हें मौका मिलता ये दोनों एक दूसरे से मिलते और दोनों एक दूसरे के साथ में जिस्मानी ताल्लुकात बनाते। अब दोस्तों ये जो इनके प्रेम संबंधों का सिलसिला था ये चलता रहता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। लेकिन जैसा कि बड़े बूढ़ों की कहावत है कि इश्क और मुश्क की चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। बिल्ली भले ही दूध पीते समय अपनी आंखें मूंद ले, उसको भले ही लगे कि मैं जब दूध पी रही हूँ तो अंधेरा है क्योंकि उसने अपनी आंखें मीच रखी हैं, आंखें मूंद रखी हैं, लेकिन समाज उसको देख रहा होता है। और ऐसे ही हाल जो होता है वो दो प्रेमियों को होता है जो नाजायज़ ताल्लुकातों में बंधे हुए होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने आंखें मीच रखी हैं, आंखें बंद कर रखी हैं, तो किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल ये चीज़ें ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाती और आखिरकार इस बारे में लोकेंद्र कुशवाहा को पता चल जाता है। लोकेंद्र कुशवाहा एक दिन अपने काम पर जाता है और काम से जल्दी ही लौट आता है। जब वो जल्दी लौट कर आता है तो अपनी पत्नी अंजलि को गौरव की बाहों में देखता है। इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करता है। गौरव उस समय तो वहाँ से चला जाता है, अंजलि भी उससे माफ़ी मांग लेती है। लेकिन उसके बाद में जो लोकेंद्र था गौरव के पास जाता है एंड गौरव के पास जाने के बाद में कहता है कि आज के बाद में तुम उसके घर नहीं आओगे। ये बातें जो गौरव था वो अंजलि को बताता है कि तुम्हारे पति लोकेंद्र ने मुझे घर पे ना आने की सलाह दी है। अब हम दोनों कैसे मिलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ में संबंध बनाएंगे। ये बातें कहीं ना कहीं अंजलि को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी। उसके बाद में अंजलि ने गौरव के साथ में लोकेंद्र को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उनको लगा कि जो लोकेंद्र है ये हमारे बीच में कांटा है और इस कांटे को निकाल देना चाहिए। लेकिन कत्ल किया जाए तो कैसे किया जाए, पकड़े ना जाए, इसके लिए लोग बड़ी प्लानिंग करते हैं। कुछ CID प्रोग्राम देखते हैं, कुछ क्राइम पेट्रोल एपिसोड देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन के केसेस देखते हैं, कुछ ऐसी थ्रिलिंग मूवीज़ देखते हैं। उसके बाद में आइडिया आता है तो जो अंजलि थी ये कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। उसके बाद में ये लोग प्लानिंग करते रहते। 18 सितंबर से 19 सितंबर साल 2024 की दरमियानी रात को जो लोकेंद्र कुशवाहा था ये घर के अंदर ही मौजूद था। उसी समय गौरव भी वहाँ पर आ जाता है। नंदू ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था। ये सारे लोग मिलकर शराब पीते हैं। उसके बाद में लोकेंद्र कुशवाहा की उसकी पत्नी अंजलि कुशवाहा, गौरव कुशवाहा और साथ में नंदू, ये सारे लोग मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में उसको शव को वहीं पर छोड़ते हैं और इस तरीके से लिटाते हैं कि जैसे उसको हार्ट अटैक आया हो। और उसके बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। दोस्तों इन लोगों ने प्लानिंग तो बड़ी चालाकी तरीके से की थी, लेकिन जब इस राज का पर्दाफाश हुआ तो लोग तरह तरीके की बातें कर रहे थे। लोग इस पत्नी को डायन भी बोल रहे थे। लोग ऐसे दोस्त को एक निर्दयी हैवान भी बोल रहे थे कि उसने अपनी दोस्त की पत्नी के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बनाए। अगर घर की हंडिया का या फिर घर का दरवाज़ा खुला है तो कम से कम कुत्ते को शर्म होनी चाहिए। भले ही पत्नी अंजलि गलत थी लेकिन दोस्त को सही होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जैसा कि आजकल जो अवैध संबंध बढ़ रहे हैं इसमें हंसी मजाक का भी बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोग देवर भाभी के रिश्ते में कुछ इस तरीके की गंदी मजाक करते हैं कि ये गंदी मजाक उनको अवैध रिश्तों के रास्ते पर लेके जाती है। और सेम कुछ इस कहानी के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों अपनी राय आप लोग इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे इसमें मंसूरी भाईजान जी हैं, लिखते हैं मलिक भाई साहब मर्डर में अक्सर देखा गया है कि अवैध संबंध शराब बहुत बड़ा कारण बनती है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं जो अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। अंसारी अली जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। शरेन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई बहुत खूब कहानी है, अत्यंत भाव, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजू सोलंकी लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, लव यू भाई, जनरेटर की कहानी सुना दो, गैंगस्टर की कहानी सुना दो भाई। तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद में मंसूरी भाईजान ने कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। अंसारी अली हैं लिखते हैं जनाब वाला सलामत रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने आप के मिजाज कैसे हैं, खुदा महफूज रखे हर बला से कुवैत से सुनते हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखो भैया रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में स्माइलिंग बीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हो आप, बिग फैन, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते लिखते हैं भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, तो शुक्रिया आपका। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम भैया जी, स्टोरी सुना बहुत अच्छा लगा, ऐसी कहानी लाया कीजिए, शुक्रिया आपका। देव कुमार जी लिखते हैं साबिर मलिक भाई साहब सिंगवा गांव की कोल्हापुर रेलवे स्टेशन की अहमदाबाद कैसा है, आपने तारीख और मिस्टेक करी है, आपकी 2-3 गलतियां हैं जो मैंने आपको बताया, शुक्रिया देव कुमार जी आपका। AK खान है लिखते हैं सुपर भाई, शुक्रिया आपका। नसीर अहमद है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई, एक हफ्ते से वीडियो नहीं देख सका था, इंडिया आया हुआ था ईद मनाने के लिए, अब वापस मस्कट आ रहा हूँ और आज से लाइक कमेंट्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ईद की मुबारकबाद नहीं दिया था, ईद वाले दिन बिजी था।
तो नसीर अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स मंसूरी भाईजान जी का लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, शुक्रिया। बारिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं रहता है तो वो कहानी मत लाया करो जी। शुक्रिया आपका मंसूरी भाईजान जी, हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कल के दिन जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। और याद रखिएगा, मैंने आप लोगों से शुरू में पूछा था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं देश और दुनिया की खबरों का चैनल बनाऊं और उससे अपडेट मैं आप लोग को कराऊं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। मैं सोच रहा था वैसे, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार अपने व्यूवर्स से पूछ लेता हूँ। 37 से 38 हज़ार की फैमिली है, अगर इसमें से भी 150 लोग बोलते हैं कि मुझे चैनल शुरू करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं शुरू करूँगा। बाकी दोस्तों, अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।